जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला बाई आकाश में। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के पूरी किताब से 10 महत्वपूर्ण नियम, यानी कि टोटल 10 नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी किताब फिजिक्स फर्स्ट एंड फिजिक्स सेकंड से। तो अगर अभी तक आपकी फिजिक्स में कोई भी तैयारी नहीं हुई है तो आज की इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये पिछले 3 से 4 साल के जो सैम्पल पेपर्स हैं जो अनसॉल्व्ड हैं उसके एनालिसिस करके मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए तैयार किया है। तो एक नियम आता है 5 नंबर का और एग्जाम में टोटल 3 से 4 नियम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका फायदा ये रहेगा कि इसमें 15 से 20 नंबर आपके कंफर्म तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही कम शब्दों में आप लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जितना भी कमजोर बच्चा हो मेरा वो सीख जाए। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिएगा, क्योंकि हर एक नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहला नियम है मेरा कूलॉम का नियम, समझाइए। तो देखो बहुत से लोग अब इसको देख के स्किप कर देंगे, तो मेरे भाई स्किप मत करना। 2 से 3 मिनट बचा के आप लोग क्या कर लोगे, क्या फ़ायदा होगा आपका 2-3 मिनट बचा के। अगर आप उतनी देर में जो हम इसको समझाएंगे, देखो बहुत ही तेज़ी से हम बताएंगे, हम भी ज़्यादा देर नहीं इसको लगाएंगे इसमें, तो आप लोग का एक तरह से अच्छे से रिविज़न और हो जाएगा, क्योंकि अब समय वैसे भी नहीं बचा है, एग्ज़ाम आपके सर पर आ गए हैं और पता नहीं कब कौन सा दिन आपके सामने आ जाए कि आप लोग बैठ के एग्ज़ाम लिख रहे हो। तो इसको ज़रा ध्यान से देख लो, कूलॉम का नियम समझाइए। तो देखो यहाँ पर आप लोग को कैसे लिखना है आंसर। ये वाला डायग्राम तो आप लोग को याद होगा ना, ये वाला जो बनता है यहाँ पर, ये है ना, ये होता है Q1, ये होता है Q2 और इनके बीच की दूरी क्या होती है इनके बीच की दूरी क्या होती है, वो होती है भैया r²। ये चीज़ क्लियर है। तो देखो इसी को देख के हम इस पूरे फॉर्मूले को लिख देंगे, पूरे डिफिनेशन को नोट करेंगे। दो स्थिर आवेशों, ठीक, 2 स्थिर आवेश है मेरे Q1 Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यानी फोर्स लग रहा है। ठीक, दोनों आवेशों की मात्राओं के, यानी कि Q1 और Q2, ठीक, मात्राओं के गुणनफल के, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, यानी गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है यानी कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, तथा उनके बीच की दूरी, यानी दूरी क्या होती है, इनके बीच की r होती है, ठीक, यहाँ पर r होती है, और इसके वर्ग के, यानी दूरी के वर्ग, यानी कि r², इसीलिए मैंने यहाँ स्क्वायर लगाया था, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी r² के क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो अपॉन में लगता है और अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है वो बराबर में लगता है। देखो कितनी आसानी से केवल डिफिनेशन से मेरा ये जो नियम है वो बन के तैयार हो गया। उसके बाद जब ये साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है। तो वहीं से ये लॉ जो है वो निकला है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप लोग ये रेड कलर वाली जो है लाइन है इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहीं से आपके सूत्र की जो है निगमन हुआ है। यदि 2 बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो कूलॉम के नियम से उनके बीच लगने वाला बल। तो देखो हमारा वाला डायग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, Q1 Q2 बीच की दूरी है r, यहाँ पर जो हमने बताया था Q1 Q2 और ये अपॉन में, इसको आप लोग कंबाइन करके कुछ इस तरह से लिख सकते हो। फिर यहाँ से देखो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है k। अब k की जगह हम लोग यहाँ पर भैया लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो पूरा नियम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। ठीक, मात्रक होता है इसका न्यूटन, क्योंकि ये इधर है फोर्स। मात्रक इसका अगर हम लोग देखें तो हमने न्यूटन बता दिया, और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। क्लियर हो गया। तो देखो पहला नियम कूलॉम का नियम मैंने कितने कम समय में आप लोग के सामने, और आई होप आप लोग को पूरा समझा दिया, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग अपना दूसरा नियम। दूसरा नियम देखें यहाँ पर बच्चों क्या है, ओम का नियम समझाइए। तो ये ओम का नियम आप लोग चाहो तो हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओम का नियम क्या होता है, और इसका फॉर्मूला एक पढ़ा होगा V = IR करके। तो वही वाला आप चाहो तो यहाँ पर नोट कर सकते हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस तरह से देख लो कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं मीन्स जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि ताप हो गया यानी टेम्परेचर, तथा ताप आदि क्या हो, नियत रखा जाए, तो उस चालक के सिरों के बीच, यानी तार जो चालक तार होगा उसके सिरों के बीच में, यानी कि इधर और एक साइड, मतलब स्टार्टिंग साइड जो होती है तार की और जो एंड साइड होती है, उनके बीच उत्पन्न विभवांतर यानी वोल्टेज जो होगा वो चालक यानी उसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी कि V = I। हमने अभी पिछले आपको पहले नियम में बताया कि जो समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है वहां पर उसको बराबर में लिखते हैं। तो यहाँ पर
ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा भैया, तो यहाँ पर इक्वल लगेगा, या फिर आर लगा सकते हो आप लोग यहाँ पर, V इज इक्वल टू आई आर, आर फॉर यहाँ पर मेरा हो जाएगा रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो ये ओम का नियम होता है V इज इक्वल टू आई आर। इसका हम लोग अगर मात्रक देख लें तो मात्रक होता है ओम, और इसका आप लोग सिंबल कुछ इस तरह से बना सकते हो। तो देखो दूसरा नियम भी मेरा फिनिश हो गया। इसी तरह से अब हम लोग देख लेते हैं अपना तीसरा नियम। तीसरा नियम है यहाँ पर बच्चों मेरा एम्पियर का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। तो यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे वो 3 नंबर वाला है, क्योंकि यहाँ पर केवल डिफिनेशन बताएंगे और उसका फॉर्मूला बताएंगे, इसको प्रूविंग हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एम्पियर का परिपथीय नियम जो है उसकी प्रूविंग मैं आप लोग को रिसेंटली अभी जल्दी में करा के उठाऊँ, उसकी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं लिंक मिलता है तो आप लोग मेरे को याद दिला देना, वरना आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट नियम हैं उनकी हमने फुल डेरिवेशन भी करवाई है और कैसे प्रूव होंगे ये भी बताया है। तो एम्पियर का नियम आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो, पूरा विस्तार से हमने समझाया है कि कैसे इसकी प्रूविंग होती है। तो फिलहाल आज हम लोग इसका देखने वाले हैं डिफिनेशन। तो देखो यह नियम गॉस के नियम के ही समान है, यानी गॉस के नियम की तरह ही ये नियम है। इसके अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी B, वो किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन VDL, यानी कि देखो चुंबकीय क्षेत्र यानी B का किसी बंद वक्र के लिए, तो देखो ये मान लेते हैं हम हमारा बंद वक्र है, ठीक, का रेखीय समाकलन, यानी रेखीय यानी DL लेंथ वाला होगा तभी तो रेखीय होगा, समाकलन है ना DL, और ये समाकलन का साइन किसका, चुंबकीय क्षेत्र का, घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। फॉर्मूला लिख लेंगे VDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए बच्चों, ताकि आप लोग इसको बाद में तैयार कर पाओ। और एक चीज़ आपको और बताएंगे कि ये इतना लिख के आओगे भैया तो केवल 3 नंबर पाओगे, इसकी आपको फुल डेरिवेशन करनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो वहाँ पर आपको फुल डेरिवेशन करनी पड़ेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पर जाके इसका निगमन भी पढ़ सकते हो, एंड और भी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनको आप लोग फिनिश कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अपना 4th नियम कौन सा है। उसका देखिए 4th नियम है मेरा यहाँ पर लेंज का नियम क्या होता है। बहुत से लोगों के मन में आया होगा इसको पढ़ते ही कि सर ये कोर्स में नहीं है क्या, आप हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो, फालतू में पढ़ा रहे हो, जो सिलेबस में है वो पढ़ाओ ताकि हम पास हो पाएँ। तो बहुत सी बातें आपके दिमाग में आ गई होंगी। तो भैया देखो लेंज का नियम क्या होता है। देखो एक चीज़ आपको बताएं, फ्लेमिंग का नियम भी शायद आपके सिलेबस में है नहीं इस बार ना, फ्लेमिंग का नियम भी आपके में नहीं है। बट क्या हुआ था 2024 का, आप सेट उठा के देखो, मेरे को सेट नंबर नहीं याद है, आप लोग चाहो तो आंसर में देख सकते हो। उसमें पूछा गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आप बताओ फ्लेमिंग का नियम है आपके में, लेकिन नहीं, उन्होंने हाई स्कूल का दिया, क्योंकि भाई जो इंटर में आप लोग हो ना, इसमें एग्जामिनर भी अच्छी तरह से जानता है कि बच्चा हाई स्कूल पास करके इंटर में आया है, तो थोड़ा बहुत तो उसको हाई स्कूल का नॉलेज होगा। और वो इसलिए और दे देता है, देखो जैसे 3 क्वेश्चन आपको पेपर आप लोग ध्यान से देखना, उसमें पीछे दिया होता है कि कोई 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें बोलता है कि कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 क्वेश्चन, वो तीसरा क्वेश्चन जानबूझ के आउट ऑफ सिलेबस रखता है ताकि आपको वो 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने पड़े, जो कि पहले से ही कठिन होते हैं। तो कहने को वो 2 ही क्वेश्चन देता है, बट आप लोग को क्या है कि लगेगा ऐसा कि हाँ 3 क्वेश्चन है, कोई 2 करने हैं, तीसरा वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस होता है। तो मेरे भाई आपको इस स्थिति का सामना ना करना पड़े तो लेंज का नियम देख लो क्या होता है। ज़्यादा बड़ा है नहीं, केवल इतनी डिफिनेशन है, देखो जितनी आपको यहाँ पर दिख रही है, तो इतना पढ़ने में मेरे हिसाब से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल, दोनों में से कोई भी, ठीक है, या तो प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो आप लोग इसको बना के लिख सकते हो कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह उत्पन्न हुआ है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भैया, इस तरह से देखो 4 नियम मेरे कंप्लीट हो गए। अगला नियम हम लोग देखने वाले हैं बायो-सैवर्ट का नियम, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 सालों से परमानेंट ये रिपीटेड है। तो देखो इसकी यहाँ पर डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन खैर जो भी है इसको हम आपको पूरा समझाएंगे कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, क्योंकि भाई सवाल जो है वो 5 नंबर का है। तो बायो-सैवर्ट के नियम का निगमन करो, सेम यही क्वेश्चन होगा। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। यहाँ पर ये डायग्राम क्या है, चाहो तो आप लोग बनाते चलो मेरे साथ और नोट करते चलो। ये डायग्राम होता है रेखीय परिपथ है ये कोई, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि रेखीय तार है, चालक तार जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इससे P पॉइंट पर हमको यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो ये P पॉइंट हो गया, ये है मेरा चालक तार, तो इनके बीच में कोई ना कोई एंगल क्रिएट हो रहा है। फिर यहाँ चालक तार से यहाँ तक के बीच की दूरी भी कुछ होगी, जिसको हम लोग R बोल रहे हैं।
अब चालक तार है तो इसमें करंट भी फ्लो होगी जिसमें लोग आई बोलते हैं। और ये छोटा सा पार्ट एक लिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक चालक तार का, जिसको हम लोग DL बोल रहे हैं। आप लोगों ने गॉस की थ्योरम पढ़ी होगी, वहाँ पर पूरा सर्किल होता है उसको पूरा A बोलते हैं लास्ट में, और एक छोटा सा पार्ट जो हम लोग लेते हैं उसको DA बोलते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, पूरा तार नहीं ले रहे हैं, इतना पार्ट लिया है तो हम लोग उसको DL बोल रहे हैं, पूरा पार्ट लेते हैं तो हम उसको L बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये A वगैरह सब बाकी इसका नाम रखा गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो कि माना XY एक चालक तार है, यानी XY क्या है, एक चालक तार है ये पूरा, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई है DL, यानी एक छोटे सा टुकड़ा लिया है जिसकी लंबाई है DL। अब देखो, इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहाँ से हमको कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दूरी क्या है R और पॉइंट है P। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहला हमारा क्या होगा, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या? dV जो होता है हमारा वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। dV यानी विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बार बार नहीं बोलेंगे हम इसको, आप लोग समझ लीजिएगा। तो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है तो बराबर में लिखेंगे। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, चालक के अल्पांश की लंबाई DL के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होगी। उसके बाद है बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण, यानी जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी साइन, उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। साइन यानी कि जिया मतलब होता है साइन और कोजिया मतलब होता है कॉस, तो यहाँ पर जिया है यानी कि साइन थीटा। तो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। उसके बाद 4th नंबर पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखो यहाँ तक हमें एक चीज़ समझ में आई है कि जितनी भी दूरियाँ होती हैं वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, और स्क्वायर भी होता है। तो dV इज व्युत्क्रमानुपाती होगा यहाँ पर 1/r² के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती। अब जो भी हमने इक्वेशन बनाई है, इक्वेशन 4th, 3rd, 2nd, 1st, उन सभी को यहाँ पर देखते हैं हम लोग कंबाइन करके। तो कंबाइन करके dV देखो इधर सेम था तो उसको हमने एक बार लिख लिया, और ऊपर जो अनुक्रमानुपाती थे आइडियल साइन थीटा उनको एक तरफ रखा है, व्युत्क्रमानुपाती को हमने अलग रखा। DL लिखो चाहे ये ट्राइंगल बना के L लिख दो, दोनों चीज़ें सेम है, क्योंकि DL मीन्स डेल्टा L, यहाँ पर भी डेल्टा L। DB लिखो चाहे डेल्टा B लिखो, दोनों चीज़ें सेम है। तो हम लोग अब यहाँ पर थोड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, डेल्टा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये पूरा इधर वाला ऐसे ही लिख दिया हमने। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा μ0/4π, जैसे कि कूलॉम के नियम में लगता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, सेम यहाँ पर लगेगा μ0/4π I डेल्टा L sin θ/r²। यहाँ तक कर लेने के बाद ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और पूरा फॉर्मूला अब आपका बन के आ जाएगा V इज इक्वल टू μ0/4π I डेल्टा L sin θ/r², और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरह से जो आपका बायो सेवर्ट का नियम था ये भी कंप्लीट हुआ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से रिपीटेड है, तो 5 नंबर में भी आने वाला है भैया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह अगर ले लीजिए ज़रूर, वरना अगर आप लोग बोलोगे तो उसका PDF हम आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिलेगा, आप लोग वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट नियम कौन सा है। उसका देखिए नेक्स्ट है मेरा स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम देखो, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यानी कोई दो माध्यम होंगे, जैसे वायु से सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम, है ना, दो माध्यम होंगे, उनके लिए एक निश्चित रंग यानी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की जिया एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जिया मीन्स हमने बताया भी साइन थीटा। तो यहाँ आप लोग देखोगे अगर आपतन कोण हमारा I और अपवर्तन कोण R हो, अगर क्या भैया होते ही IR है ना, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू होगा एक नियतांक के। अब ये नियतांक क्या होगा, नियतांक होगा मेरा अपवर्तनांक यानी कि N। तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन I अपॉन साइन R। तो ये फॉर्मूला होता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, शायद हमने आपको करा भी दिया है। अगर नहीं आपको ध्यान होगा तो हम फिर से इसका नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को एग्जाम तक परमानेंट देखने को मिलने वाली है। चलिए अब 7 नंबर का नियम देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को समझाइए। तो क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, इसको भी ध्यान से समझना। भैया हाई स्कूल का है पहली बात तो ये, बट इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड है आपका, तो थोड़ा आपको प्रोफेशनली लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों ही क्या होते हैं, वो अभिलंब के ही एक ही तल में होते हैं। ध्यान से सुन लो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण यानी आने वाली किरण, जाने वाली किरण, ठीक, तथा आपतन बिंदु
और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, यानी अभिलंब से ही टच हो रहे होते हैं। सेकंड आपको क्या करना है, स्नेल का नियम, यानी पूरा जो भी ऊपर पढ़ के आए हो वही सेम इसका दूसरा नियम है, वो आपको यहाँ पर पूरा उतार देना है। तो इसका नोट देख लो, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दोनों माध्यमों के पृथककारी तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि इसका विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि भाई अपवर्तन का नियम ही यही कहता है। तो इस तरह से मेरे 7 नियम कंप्लीट हो गए। अभी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम आने वाले हैं, तो उनको देखे बिना आप मत जाइएगा। तो चलिए यहाँ पर हैं भैया किरचॉफ के नियम समझाइए। अब जहाँ पर उन्होंने बोल दिया किरचॉफ के नियम समझाइए, इसका मतलब कि आपको दोनों नियम उसके लिखने हैं। भैया ये 5 से 6 नंबर से कम में नहीं आने वाला है। आप लोग इसकी जो खुद समझते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये नियम। तो किरचॉफ के मुख्यतः भैया 2 नियम होते हैं। पहला होता है आपका प्रथम नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं धारा का नियम, या फिर उसको संधि का नियम भी बोलते हैं। ध्यान रखना, नाम कभी कभी एग्जामिनर इस तरह से ना देके डायरेक्ट कह देता है कि संधि का नियम क्या होता है समझाइए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि संधि का नियम हो या धारा का नियम हो या प्रथम नियम हो, दोनों किरचॉफ के ही नियम होते हैं। ठीक है, सॉरी तीनों। उसके बाद आप लोग लिखोगे क्या कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसको आप लोग मेरे भाई ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई आपका ये पॉइंट है, यहाँ पर ये रेखाएं आ रही हैं, देखो ये सब आ रही हैं और ये एक ही पॉइंट पर आ रही हैं देखो, और इसी पॉइंट से क्या होंगी, ये जा भी रही हैं वापस। जैसे मान लो ये आई चली गई, ये आई चली गई, ये ऐसे आई चली गई, यानी आने वाली धाराएं, ठीक, और इस परिपथ से दूर जाने, इस पॉइंट से दूर जाने वाली, ये एक पॉइंट है बीच में, इस पॉइंट पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं सबका जो योग होगा वो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 0, 0। वही देखो ये बोला, इसीलिए यहीं पर देखो संधि हो रही मिल रही है, इसीलिए इसको संधि का नियम भी कहते हैं। और यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे कि आप लोग इस डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हो, I1 देखो जो इस पॉइंट के पास में आ रही हैं उनको, उनके बीच में हम प्लस लगा रहे हैं, यानी देखो I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, तो इन तीनों के बीच में लगेगा प्लस। और जो इस पॉइंट से दूर जा रही है जैसे I4, I5, इनमें लगा है माइनस, तो टोटल ये इक्वल 0 के होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, अगर इस ये माइनस वाला पूरा पोर्शन हम इधर भेज दें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, यानी आने वाली समस्त धाराओं का और जाने वाली समस्त धाराओं एक दूसरे के इक्वल होती हैं, या फिर बोल सकते हो 0 होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए सेकंड नियम हम लोग देखेंगे इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टता का नियम, या फिर इसका एक और नाम है बंद पॉस का नियम। तो इसमें देखिए क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी बंद पॉस के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग बंद पॉस का नियम भी कहते हैं, या फिर इसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो चलिए फिलहाल इसका हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग को क्लियर हो कि कैसे इस नियम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये है पूरा डायग्राम मेरे बंद पॉस का नियम का, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यहाँ पर भैया 2 पॉस लगेंगे, देखो एक हमारा लगेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक, एंड सेकंड भी हमारा यहाँ पर इसी तरह से वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, देखो I1 R1, ध्यान से देखना, एक अभी इधर से जा रही है करंट, है ना, तो यहाँ प्लस है मान लो, तो प्लस से माइनस की ओर करंट चलती है, तो ऐसे चलेगी प्लस से माइनस की ओर। ध्यान रखना, अगर जहाँ भी अपोजिट हुई वहाँ माइनस लग जाएगा। I1 R1, तो यहाँ लिखा है पहले बंद पॉस ABEF के लिए, यानी ABEF, यानी केवल भी ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, नीचे वाला भूल जाओ, नीचे वाला समझ लो है ही नहीं, ठीक, नीचे वाला हटा दो। तो भैया यहाँ पर देखो क्या होगा, I1 R1, यानी कि ये जो है आपका I1 R1 माइनस I2 R2। अब ये माइनस क्यों लगा, देखो I1 R1 आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या हुई, करंट देखो बाप उसके पास आ रही, तो दोनों का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा, टकरा जाएंगी। आ कौन सी रही है, I2 R2 इधर से आ रही है, I1 R1 इधर से आ रही है, तो दोनों के बीच में लगेगा माइनस। और किसके इक्वल होंगी, E1 माइनस E2 के, तो वो लिख दोगे E1 माइनस E2। इसी तरह से सेकंड हमारा पॉस है BCDE, यानी कि BCDE। इसमें क्या है, इसमें देखो I2 R2 इधर से आ रही है, एंड R3 भी, जो I1 प्लस I2 और R3 ये भी इधर ही जा रही है, दो आपस में टकरा नहीं रही है, बल्कि एक साथ हो ली साथ ही में, तो इनके बीच में लग गया प्लस, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के। क्लियर है।
चलिए इस तरह से हमारे ये किरचॉफ के दोनों नियम फिनिश हुए। यहीं तक आप लोग करिएगा। किरचॉफ का नियम अगर आता है तो इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 नंबर में पूछा है भैया, 15 नंबर में नहीं पूछा है जो आप पूरा उसका कुंडली निकाल के बैठ जाओ। क्लियर है। चलिए 9th नियम हम लोग देखते हैं। फैराडे का नियम क्या होता है, इनके कितने नियम हैं ये आपको बताना है। तो भैया फैराडे के भी किरचॉफ की तरह 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम इसका देखो ये पूरा थ्योरी बेस्ड है, तो इसमें आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। इसमें है कि जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। उसके कारण अगर परिपथ बंद है तो प्रेरित धारा बहने लगती है और तब तक बहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका ट्रांसफार्मर। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो धारा बहती है अल्टरनेट करंट, उसके कारण उसके जो कुंडली होती है वहाँ पर एक फ्लक्स में चेंजमेंट होता है जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। तो वही पूरा आपको यहाँ पर उतार लेना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि इसको आप लोग बैठ के आराम से याद कर पाओ। थ्योरी बेस्ड है इसलिए ज़्यादा मेरा समझाने वाला भी नहीं है, तो फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, बढ़ते हैं इसके सेकंड नियम पर। तो देखिए इसका द्वितीय नियम क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इतना ही है भैया, ये ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसमें माइनस जो लग जाए तो समझ लो फैराडे का द्वितीय नियम है। और डेल्टा टी हमारा 0 हो यहाँ पर, यानी समय अंतराल कुछ ना हो, तो हमारा यहाँ पर n लग जाएगा, यानी फेरों की संख्या। यहाँ पर देखो ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शा रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो भैया इस तरह से हमारे ये जो 10 इंपॉर्टेंट नियम थे बच्चों, ये पूरी तरह से फिनिश हुए। अब मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा ऐसा कोई और नियम है जो पिछले 3-4 सालों में पूछा गया है। आप लोग खुद से चेक कर सकते हो आंसर उठा करके। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं मैं आपको बता रहा हूँ। परमानेंट अगर आपको टॉपिक्स नहीं पता है कि आपको तैयारी करनी है, अगर आपके पास समय नहीं है, आप लोग चाह रहे हो कि महीने भर के अंदर हम फिजिक्स तैयार कर लें, तो उस पर भी मैंने वीडियो अपलोडेड कर दी है और आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके और भी अपनी यूज़फुल वीडियोस देख सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।